दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के एक और वीडियो में। हम लोग लेके आए हैं बिहार डीएलएड का जो मैथ का जो आपका सवाल पूछा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सवाल है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। यहाँ से बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलते हैं जो सवाल काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है आपका, यदि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में ए अगर 30 है, बी 5 है, तो क्यू का मान और आर का मान होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बी क्यू प्लस आर जो ये है, तो इसमें हमें ए जो है ये जो भाज्य होता है, बी भाजक होता है, क्यू भागफल होता है और आर जो है वो शेषफल होता है। तो ए का मान हमें दिया हुआ है, ए का मान जो दिया हुआ है वो है 30 और बराबर जो बी का मान है वो भी दिया हुआ है 5। तो हमें बोला है कि क्यू का मान क्या होगा प्लस आर का मान क्या होगा। तो इस सवाल को हम ऑप्शन से हल करेंगे। पहले ऑप्शन में है कि जो है 6 होगा और 0 होगा। तो अगर हम क्यू का मान अगर 6 रखते हैं, यहाँ पे अगर क्यू के जगह में अगर 6 रखते हैं, यहाँ पे 6 रखते हैं और आर के जगह में अगर 0 रखते हैं, तो देखते हैं क्या इसका जो है समीकरण संतुष्ट हो पाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा 30 और प्लस अगर शेषफल 0 को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 30, जो कि इस समीकरण को संतुष्ट कर देता है। यानी कि इससे अगर हम ऑप्शन से देखें तो पहला ही ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा। इस सवाल का पहला ही आंसर जो है सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल पूछा गया है कि जो है 5.23721 क्या है, कैसी संख्या है। परी में यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है सम संख्या है या पूर्णांक संख्या है या परिमेय संख्या है या प्राकृतिक संख्या है। तो अगर इसको हम देखें तो ये जो संख्या दिया गया है हमें, ये संख्या, इसमें हम पहले जान लेते हैं कुछ। जैसे एक होता है शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव होता है, यानी जो संख्या कुछ पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद कुछ अंकों तक वो और रिपीट नहीं होता है या आगे भी नहीं जाता है, तो उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। एक होता है अशांत आवृत्ति, यानी इस तरह का जो दशमलव प्रसार है वो तो बार बार रिपीट होता है। सॉरी, ये जो है दशमलव के बाद जो है शांत नहीं होता बल्कि रिपीट होता रहता है। लेकिन एक होता है अशांत अनावृत्ति। इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार है ये ना ही शांत होता है और ना ही ये रिपीट होता है। तो इसमें से जो हमारा शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवृत्ति जो दशमलव प्रसार होता है वो जो है परिमेय संख्या में आता है, और अशांत आवृत्ति जो दशमलव प्रसार है ये अपरिमेय संख्या में आता है। तो यहाँ पे जैसा कि हम सवाल में देख सकते हैं, यहाँ तक जाकर के यहाँ ये जो है शांत हो चुका है, तो एक प्रकार का जो है परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। और अगला सवाल में पूछा गया है कि यहाँ पे इस तरह से ये दिया गया है तथा इसका जो है महत्तम समापवर्तक क्या होगा। महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है एचसीएफ निकालना है। तो इन दोनों में अगर हम देखें, इन दोनों में जो चीज़ कॉमन होगा वही इसका एचसीएफ होगा। तो कॉमन में भी हमें देखना है जो छोटा होगा। जैसे यहाँ पे 3 का स्क्वायर है और यहाँ भी जो है 3 का स्क्वायर है, दोनों में मिल रहा है और दोनों बराबर है, तो हम बराबर को लिख सकते हैं। तो बराबर वाले को लेना है, अगर बराबर नहीं है तो छोटा वाले को लेना है। और दूसरा में देखें तो यहाँ पे 2 है और इसमें है 2 का स्क्वायर, तो इन दोनों में अगर छोटा देखें तो 2 है, तो यहाँ से हम ले लेंगे 2, यानी 2 ले लेंगे और मल्टीप्लाई करके आगे जो देखते हैं तो आगे यहाँ पे है 5 और यहाँ पे भी है 5, दोनों सेम है तो उसमें से भी एक ले लेंगे। तो इस तरह से जब हम 5 लिख लेंगे तो इस सबको जब गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9, 10 9 90, यानी इस सवाल का जो सही आंसर होना चाहिए वो 90 होना चाहिए, यानी एचसीएफ इसका 90 होगा, ऑप्शन ए में है। अगर वहीं एलसीएम की बात करें, अगर इसका एलसीएम निकालने कहता तो एलसीएम में हम दोनों जोड़ियों में से बड़े वाले संख्या को लेंगे। जैसे 3 का स्क्वायर है, यहाँ भी 3 का स्क्वायर है, तो दोनों सेम है, तो सेम में से तो सेम को ही लेना है। और जो है उसके बाद देखते हैं यहाँ पे जो है 2 है और यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, तो इसमें बड़ा वाला लेना है, यानी एलसीएम में आपको बड़ा वाला लेना है। तो बड़ा वाला हो जाएगा 2 का स्क्वायर और गुना जो है हम 5 वाले में देखते हैं तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है, यानी दोनों सेम है, तो सेम वाले में से सेम को ही ले लेना है। तो इस तरह से इसको जब हम गुना करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 5 जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 चौके 36 और 36 5 जो होता है वो हो जाता है 180, यानी इसका जो एलसीएम होगा वो 180 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है कि बहुपद 3x² - 5x - 2 के शून्यांकों का योगफल क्या होगा, यानी शून्यांक का योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले इस बहुपद में से हम देख लेते हैं जो x² का जो गुणांक होता है, यानी कि वो a का मान होता है, तो a का मान यहाँ पे हो जाएगा 3। जो x का गुणांक होता है वो b का मान होता है, तो b का मान हो जाएगा -5। और जो अचर होता है वो होता है c का मान, तो c का मान हो जाएगा -2।
तो हमें शून्यांकों का योग बोला है, तो हम शून्यांक को अगर अल्फा और बीटा मान लें तो यहाँ पे अल्फा प्लस जो बीटा का जो मान होता है वो होता है -b/a। अगर -b का मान रखें तो माइनस और b का मान है -5, तो -5 बटे में यहाँ a का मान हो जाएगा 3। तो इस तरह से जब इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा 5/3, यानी सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 5/3। लेकिन वहीं अगर पूछ लेता कि शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा तो हम अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। यहाँ पे c का जो मान है वो है -2 और a का मान है 3, तो -2/3 सवाल का सही आंसर हो जाता अगर अल्फा इंटू बीटा निकालने बोलता। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल में पूछा गया है कि बहुपद ax² + x + c का आरेख किस प्रकार का होगा। तो देखिए ये जो है द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण का जो आरेख बनता है वो बनता है परवलयकार, यानी कि ये इस तरह का आरेख बनेगा, यानी परवलयकार आरेख बनेगा। वहीं अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण होता जैसे x + y बराबर अगर 5, इस तरह का समीकरण होता तो इसका जो आरेख बनता वो एक सरल रेखा बनता, एक सरल रेखा। वहीं अगर इस तरह का समीकरण होता x² + y² बराबर a² के रूप में, अगर इस तरह के रूप में अगर कोई समीकरण होता तो उसका जो आरेख बनता वो एक वृत्त बनता, एक वृत्त। तो अगर इसमें से आपको किसी भी तरह का सवाल पूछ ले तो आप हल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल पूछा गया है कि यदि p(x) 5x² + 3x और +1 में q(x) 2x से अगर भाग देने पर भागफल क्या होगा। यानी हम बहुपद 5x² + 3x और +1 को अगर 2x से अगर भाग देते हैं तो हमारा जो भागफल है वो उसका जो घात होगा वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर x से अगर हमको x² बनाना है तो इसका जो गुना है हमको x से करना पड़ेगा, यानी x का गुना जो है x से करेंगे तब जाके यहाँ पे हमारा x² प्राप्त होगा। तो यानी कि हमारा जो x है इसका घात क्या है, इसका घात है 1। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म में 2x + 3y = 7 है, 2ax + a + b × y = 8 में अगर अनंत हल है तो हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहली बात, अगर अनंत हल है तो a1/a2 जो होता है वो b1/b2 और c1/c2 ये आपस में बराबर होते हैं। तो उस हिसाब से हमारा जो यहाँ पे जो दिख रहा है सर, यहाँ पे ये जो है ये a1 होगा और ये जो है b1 होगा और ये जो है c1 होगा, ये b1 होगा, सॉरी यहाँ पे b1 होगा, और यहाँ जो होगा ये a2 होगा और ये जो है b2 होगा और ये जो है c2 होगा। तो उसी हिसाब से हम मान बैठाते हैं। तो a1 का जो मान आएगा वो आएगा 2, a2 का जो मान आएगा वो आएगा, a2 का मान आ जाएगा 2a और बराबर b1 का जो मान आएगा वो आएगा 3 और b2 का जो मान आएगा वो आएगा a + b और बराबर c1 का जो मान है वो है 7 और c2 का मान है 8। तो हमें इस वाले पद को नहीं लेना है क्योंकि हमें जो है समीकरण जो है इन्हीं दोनों पदों से बनाना है। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, अगर इसको इससे गुना कर दें और इसका गुना इससे कर दें तो 2a जो है 3 से गुना होकर के हो जाएगा 6a और बराबर 2 जो है a + b से जो है यहाँ पे गुना हो जाएगा। तो 6a बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2a + 2b। जब a वाले को एक तरफ करेंगे तो हो जाएगा 4a और बराबर हो जाएगा 2b। यहाँ से अगर हम इसको काट दें, यहाँ पे 2 और यहाँ पे जो 4 कट के हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2a बराबर b। तो 2a बराबर b हमारा ऑप्शन यहाँ पे b में देखने को मिल रहा है, यानी ऑप्शन b जो है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। दोस्तों सवाल है यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल हैं तब ax² + bx + c को हम किस रूप में लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि ऑप्शन के हिसाब से अगर इसको आंसर दें तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। अगर इस समीकरण को इस रूप में अगर हम हल करना चाहें तो इसमें से हमें a कॉमन आउट करना पड़ेगा। तो इस समीकरण को लिखते हैं पहले ax² + bx + c। इसमें से अगर हम a को कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा, हमें बचेगा x² और प्लस b/a हो जाएगा क्योंकि a कॉमन ले लिए तो नीचे a आएगा और यहाँ पे x + c/a। देखिए अगर यहाँ पे अगर देख सकते हैं आप लोग b/a और यहाँ पे c/a आ रहा है तो b/a प्लस में इसको हमें माइनस में करना है क्योंकि हमें इसका माइनस का मान पता है। तो a × x²
बी बाई ए को फिर से माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस बी बाई ए इंटू एक्स और प्लस सी बाई ए, और इसको हम इस तरह से आगे अब बनाते हैं। तो ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए को हम लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और इंटू यहाँ पे एक्स है, प्लस सी बाई ए को लिख सकते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इस तरीके से हम आगे इसको बनाते हैं, आगे बनाते हैं। यहाँ पे ए इंटू यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस इसको गुना कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा एक्स और हो जाएगा माइनस बीटा एक्स, और यहाँ पे प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखिए यहाँ पे ए इंटू यहाँ पे हम जो है इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन कर लेते हैं, तो x जो कॉमन करेंगे तो बचेगा अल्फ़ा, सॉरी x माइनस अल्फ़ा, और यहाँ से अगर हम माइनस बीटा अगर कॉमन लेते हैं तो बचेगा x माइनस अल्फ़ा। और आगे जब इसमें अगर हम a यहाँ पे लिखते हैं और ब्रैकेट में देखिए ये और ये सेम है, तो इन दोनों में से एक बार लिखेंगे, यानी x माइनस अल्फ़ा हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा x माइनस बीटा। इस तरह से देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। तो इस तरह से देखिए ये आंसर किस ऑप्शन में हमें दिख रहा है, तो ये अगर देखें तो दोनों में माइनस है, ए कॉमन है, तो यहाँ पे हमें ये ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन ए इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, तब मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, हम लोग मूल को अल्फ़ा और बीटा मानते हैं, तो अल्फ़ा बराबर अगर एक्स मान लेते हैं तो बीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/x, क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो हमें निकालना है यहाँ पे, इस तरह से हमें जो है ऑप्शन में जो है यहाँ पे हमें कुछ संबंध दिए गए हैं। अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालें तो जो है माइनस बी बाई ए आ जाएगा, लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा को जोड़ेंगे, इस तरह से हम इन मानों को जोड़ेंगे तो हमारा जो है जवाब नहीं निकल पाएगा। तो हम क्या करते हैं, अल्फ़ा और बीटा को गुना करते हैं, जो कि होता है सी बाई ए। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा को हम एक्स माने हैं और बीटा जो है बीटा हमारा 1/x हो जाएगा, बराबर होता है सी बाई ए। तो ये x और ax जो है आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 बराबर c बाई ए। तो इस तरह से जब हम इसको लिखेंगे तो a बराबर हो जाएगा c, यानी a बराबर c यहाँ पे देखने को मिलता है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है कि 120 रुपये के 6% स्टॉक से प्रतिशत वार्षिक आय होगी, यानी 120 रुपये से 6% का आय प्राप्त होता है, 6% का आय। तो अगर हम देखते हैं कि 1 रुपये से कितने का आय प्राप्त होगा, तो 1 रुपये से हो जाएगा 6/120, 6/120% का जो है आय प्राप्त होगा। लेकिन हमें बोला है कि प्रतिशत वार्षिक आय निकालना है, यानी प्रतिशत, यानी 100 रुपये में कितना कमाएगा। तो 100 रुपये अगर यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 6/120 इंटू 100, इंटू जब 100 करते हैं तो यहाँ पे ये 0 और ये 0 कैंसिल आउट हो जाता है, 6 से 12 का काटते हैं, यहाँ पे 2 आता है, और 2 से 10 को जब काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, यानी जो आंसर होगा वो हो जाएगा 5%। 5% जो है वो हमारा ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इस सवाल का जो है सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है, एक रेफ्रिजरेटर 7,000 के तुरंत भुगतान तथा 3 महीने पश्चात जो है 3180 रुपये देकर खरीदा गया, और इसका अगर 24% का अगर वार्षिक ब्याज का अगर दर लगता है तो रेफ्रिजरेटर का नगद मूल्य क्या है। मान लेते हैं कि इसका जो नगद मूल्य होगा, इसका जो नगद मूल्य वो हो जाएगा x, इसको हम मान लेते हैं x। तो वो जो क्या करता है, वो 7,000 रुपया जमा करता है, तो यानी इनका जो ब्याज जो देना पड़ेगा, इसको मूलधन कितना हो जाएगा, किस मूलधन पर ब्याज देना होगा, तो इसका जो मूलधन हो जाएगा वो हो जाएगा नगद में से वो जितना जमा करता है, और ये जो राशि बचती है ये उसका मूलधन जिसमें उसे ब्याज देना पड़ेगा। और ब्याज कितना का देना पड़ेगा, अगर ब्याज को हम निकालें तो ब्याज जो है वो कुल राशि कितना है, 7,000 रुपये वो देता है नगद में, और 3180 रुपया उसको 3 महीने बाद देना पड़ता है। तो इसमें से हम नगद मूल्य को घटा देंगे तो इतना का उसको ब्याज देना पड़ेगा। तो इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 10,180, और इसमें माइनस कर देंगे x, तो ये हमारा ब्याज होगा। लेकिन हमें ब्याज यहाँ पे नहीं निकालना है, हमें यहाँ पे नगद मूल्य निकालना है, यानी x का जो है x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे कि जो ब्याज का जो फॉर्मूला होता है SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T बाई में 100। तो यहाँ पे जो हमारा ब्याज है वो कितना आ रहा है 10,180,
10,180 का ब्याज 10,180 माइनस एक्स और बराबर पी जो होता है वो मूलधन। तो हमारा किस मूलधन में ब्याज देना पड़ेगा? तो मूलधन हो जाएगा एक्स माइनस 7,000, इस मूलधन में हमें ब्याज देना है। और आर जो है रेट हमारा कितना का है? तो रेट जो है वो 24% का रेट है। तो इसको हम बटे में 100 कर देंगे, 24% है तो बटे में 100 कर देंगे और इंटू जो है इंटू टी हमें कितने महीने के लिए बोला गया है? तो 3 महीना। तो यहाँ पे हम महीने को साल में बदलने के लिए यहाँ पे 12 से जो है भाग कर देंगे। तो इस तरह से जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पे जो है 12 से जो है 24 को हम काट देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। और आगे जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 100 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 180 में डबल जीरो आ जाएगा और माइनस हो जाएगा 100x और बराबर जो इधर है 3 और 2 को गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा। 6x माइनस 7 6 के 42,000, इस तरह से 42,000 आ जाता है। अगर इसको हम हल करें तो हल करने के बाद हमारा इसमें से यानी 42,000 को इधर लाएंगे तो ये जो है इधर आगे जुड़ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा यहाँ पे हो जाएगा 60,000 बराबर हम इस 100x को उधर कर देंगे तो हो जाएगा 106x। तो इस तरह से जब हम इसको हल करेंगे तो x का जो मान आ जाएगा x का जो मान आएगा वो हो जाएगा 10,000, यानी 10,000 जो है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे अगले सवाल में। यदि ए बी और सी जो है त्रिभुज ए बी सी के निर्देशांक हैं तो इसका केंद्रक क्या होगा, यानी केंद्रक का फॉर्मूला क्या होगा? तो केंद्रक का फॉर्मूला निकालने के लिए जो है वो फॉर्मूला होता है कि x का मान निकालना है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 y में 3 करते हैं और ये 3 हो जाएगा, ये 3 और y का मान निकालते हैं तो y1 प्लस y2 प्लस y3 y में यहाँ पे हो जाएगा 3। तो एक तरह से फॉर्मूला है त्रिभुज के केंद्रक निकालने का। तो ये देख सकते हैं आप, ये ऑप्शन ए में है, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का जो है सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक भी निकाल सकते हैं जो कि पूछा जाता है। बढ़ते अगले सवाल में। अगला सवाल है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसके विकर्णों की लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर और 8.2 सेंटीमीटर है। तो जान लेते हैं कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकलता है, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल आता है वो आता है उसके विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो अगर विकर्णों को अगर गुना करें तो इसका जो विकर्ण है वो है 10 सेंटीमीटर और जो है 8.2 सेंटीमीटर। तो जब हम इसको गुना करेंगे तो आंसर हो जाएगा 82 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सवाल का जो है सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है लिखित में कौन सा न्यून कोण है? तो अगर न्यून कोण अगर हम देखें तो ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो उसे हम न्यून कोण बोलेंगे। यानी इस सवाल का जो सही हो जाएगा लेस देन 90, यानी लेस देन 90, ऑप्शन बी सवाल का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है 15 नंबर में कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है आधार गुना ऊंचाई। तो ये जो है इसका फॉर्मूला होता है। तो आधार जो इसका है 12 और ऊंचाई जो है 7, तो 12 और 7 को जब हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 84 वर्ग सेंटीमीटर, यानी सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 84 वर्ग सेंटीमीटर। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है यदि 3, 7 x तथा 15 का माध्य जो है 25 है तो x का मान क्या होगा? तो देखिए 3 है, 7 है, x है और 15 है, इसका जो माध्य है वो है 25। तो माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आंकड़ों को जोड़ देते हैं और उसकी संख्या से भाग दे देते हैं। तो संख्या है 4 और बराबर कितना बोला गया है 25 होगा। तो इस तरह से जब हम इसको हल करेंगे तो ऊपर वाले सभी संख्याओं को जोड़ने पर हो जाता है कितना 25 हो जाता है और प्लस x, और इस 4 को जब उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। x का मान निकालने के लिए 25 को उधर भेज देंगे तो 100 में से 25 जो है घट जाएगा तो x का मान आ जाएगा 75, यानी इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 75 सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है कि 5 संख्याओं का माध्य जो है वो 18 है। 5 संख्याओं का माध्य 18 है। अगर एक संख्या हटा दिया जाए तो माध्य 16 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या होगी। देखिए माध्य जो होता है, जैसे 5 संख्याएं हैं तो माध्य जो होगा वो बीच वाला संख्या जो है
वो माध्य होता है। तो माध्य 18 है, तो मान लेते हैं कि ये 18 है, ये भी 18 है, ये भी 18 है, ये भी 18 है और ये भी 18 है। तो एक संख्या हमें हटाना है, तो हटा देते हैं 18 को। तो एक संख्या हटाना है तो हमें माध्य जो है हटाने से कितना मिलता है, 16 मिलता है। तो 16 बनाने के लिए इसमें से भी हमें 2 घटाना पड़ेगा, इसमें से भी 2 घटाना पड़ेगा, इसमें से भी 2 घटाना पड़ेगा, इसमें से भी 2 घटाना पड़ेगा। तो कुल मिला के हमें 8 घटाना पड़ेगा। तो 8 कौन लेके जाएगा, जो संख्या जो है हम घटाएंगे वो संख्या इस 8 को लेके चला जाएगा। तो 8 और 18 को जब जोड़ेंगे हो जाएगा 26, यानी 26 जो है हटाना पड़ेगा। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 26 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। दोस्तों सवाल है कि साइन थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा और कोस थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा। इस सवाल को हल करना है। जैसा कि ये 10 क्लास से ये सवाल पूछा गया 10 क्लास की किताब में, तो इस सवाल को बनाने से तो बहुत बड़ा बनेगा, तो इसका हम आंसर आपको बता देते हैं। इस सवाल को बनाने से जो आंसर होगा उसका वो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यानी इस सवाल को जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है कि अगर साइन थीटा का मान 4/5 है, यानी साइन थीटा का मान है 4/5, तो कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा 4/5 है, तो ये होता है p/h का मान, यानी p जो है वो हमारा p का मान जो है 4 है और h का मान जो है 5 है। तो हमें b का मान निकालना है, तो b होता है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो h का अगर स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और p का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 16। इस तरह से जब घटाएंगे तो हो जाएगा 9 और हो जाएगा 3, यानी b का मान आ गया 3। b का मान आ गया 3, तो हमें निकालना है कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो कोट थीटा जो होता है वो होता है b/p और कोसेक थीटा जो होता है वो होता है h/p, यानी कि साइन का उल्टा। तो b का जो मान है वो आया 3 और p का जो मान है वो है 4, तो 3/4 प्लस h का जो मान है वो है 5 और p का मान है 4। इस तरह से जब इसको हम हल करेंगे तो नीचे आ जाएगा 4, ऊपर आ जाएगा 5 और 3 8। इसको जब काट देंगे तो हो जाएगा 2, यानी इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन डी में है 2, ऑप्शन डी इस सवाल का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है और अंतिम सवाल भी है। पूछा गया है कि a और b पूरक कोण है तो इतना का मान हमें निकालना है। देखिए पूरक कोण हम कहते हैं जब दो कोणों का योग जो है वो 90 डिग्री होता है तो हम उसे पूरक कोण कहते हैं। तो अगर हम इसमें से अगर a का मान निकालें तो वो हो जाएगा 90 माइनस b। अब इसको हम हल करते हैं तो है साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b और बटे में कोसेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर b। देखिए इसको अगर आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a की जगह में हम लिख देंगे साइन स्क्वायर a की जगह में लिखेंगे 90 माइनस b और प्लस जो साइन स्क्वायर b है उसको इतना ही हम छोड़ देंगे। और यहाँ पे जो है कोसेक स्क्वायर जो a है तो a की जगह में लिखेंगे 90 माइनस b और प्लस माइनस जो है टेन स्क्वायर b जो है इसको हम टेन स्क्वायर b ही लिखेंगे। तो आगे जब इसको हम बनाएंगे तो यहाँ पे जो है साइन स्क्वायर 90 माइनस b जो होता है वो हो जाता है कोस स्क्वायर b हो जाएगा और प्लस ये यहाँ पे साइन स्क्वायर b और नीचे में जो है कोसेक स्क्वायर 90 माइनस b, तो कोसेक स्क्वायर को जब हम बदलेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर b और माइनस टेन स्क्वायर b। तो अगर आगे जब इसको हम बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए कि कोस स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर b जो है वो 1 हो जाएगा, उसका मान 1 हो जाएगा और सेक स्क्वायर b माइनस टेन स्क्वायर b इसका भी मान जो है 1 हो जाएगा। तो 1/1 जो इस सवाल का सही आंसर है वो हो जाएगा 1 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा जो है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी सवाल का सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारे 20 सवाल जो है पूरे होते हैं और ये 20 सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको जो है रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम और भी वीडियोस लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।